बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। एक ही नस्ल के जानदारों का पैदा किया जाना जो है ये रिप्रोडक्शन है, और ये इस वजह से ताकि जानदारों की वो नस्ल जो है वो जारी रहे। ठीक है जी। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज वाइल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जानदारों की बुनियादी खसूसियत है। आपने कुछ खसूसियत चैप्टर स्टार्ट वाले में कहीं पढ़ी होंगी। जानदार उसको कहते हैं जो अगली नस्ल बढ़ा सके, जो हरकत कर सके, जो मेटाबॉलिज्म कर सके, वेस्ट खारिज करे, तो जो अगली नस्ल बनाएगा उस अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये बुनियादी अमल है जानदारों का। अब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है? ये एसेंशियल इसलिए है कि बुनियादी तौर पे ये अगली नस्ल बनाने का ज़रिया है और खसूसियत की मुंतकली का ज़रिया है, क्योंकि इस कायनात का वजूद तसलसल के साथ होने के साथ बरकरार रह सकता है। अगर जानदारों की नस्ल ही बदल जाए तो कोई किसी के लिए एफर्ट नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है फिर दुनिया में कोई भी रिदम कायम नहीं रहेगा। तो जब जानदारों का ज़िंदगी का जो है वो रिदम कायम रहेगा तो वैसे ही दुनिया के अंदर निज़ाम वो भी रिदम के साथ चलेंगे। अगर हर बार नस्ल ही बदल जाए, एक बार इंसान हो अगली बार वो बकरी बन जाए, तो फिर वो क्या कैसे वो जिंदा रह सकता है या कैसे वो प्रोसेस आगे चल सकता है? वो नहीं चलेगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया की बका का इन्हिसार भी जानदारों की बका के ऊपर है, और जानदारों की बका का इन्हिसार अपनी जैसी नस्ल पैदा करने पर है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बुनियादी ज़रूरत है। फिर बहुत सारी बीमारियों में जानदार बहुत सारे मर जाते हैं, तो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो आप उतने जानदार कैसे पूरे करेंगे? जैसे फ़र्ज़ करें मुर्गी हम खाना चाहते हैं गोश्त के तौर पे, गोश्त का सोर्स है। अगर दुनिया सारी मुर्गियों बीमारी आ जाए, सारी मर जाए की बार तो हम कहाँ से गोश्त खाएंगे? तो उसके लिए फिर जारी बात है जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, ताकि अगर कुछ मर जाएँ तो कुछ नए भी पैदा हो जाएँ। पुराने मरते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, या लोग इस्तेमाल करते जाएंगे, जानवर इस्तेमाल करते जाएंगे, और नए आते जाएंगे उनकी जगह पर। ये हम देखिए। अब मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जी। पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब है बाइनरी डिवीजन इनटू टू, डिवाइडेड या डिवीजन इनटू टू, दो हिस्सों में तोड़ दिया जाना। ये सबसे सिंपल और कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें मेल फीमेल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल की तरफ से आए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आए, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बरक्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसके बरक्स है। उसमें जो वो एक ही पेरेंट से अगली नस्ल पैदा हो जाती है, दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं रहती। अब दोनों में बुनियादी तौर पे क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है जो एक ही पेरेंट से बना होगा उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी, यानी उसकी नस्ल में तब्दीली वाक़या नहीं होगी। थोड़ी सी तब्दीली होना ज़रूरी है। वो क्यों है? क्योंकि हमारा माहौल मुसलसल तब्दील हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। तो एक नस्ल के बाद जब अगली नस्ल आएगी तो माहौल में कुछ चेंजेस आ चुकी होंगी, तो ज़ाहिर बात है उस लिहाज से जानदारों को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज होना चाहिए। तो इस लिहाज से थोड़ी थोड़ी तब्दीली ज़रूरी है। तो जब मेल फीमेल मिलता है, मदर फादर मिलता है, तो नस्ल में थोड़ी सी तब्दीली वाक़या हो जाती है पहले से, क्योंकि दो पेरेंट्स से मिल के आए हैं, कुछ उधर की खसूसियत आएंगी, कुछ इधर की, मिक्स होकर कुछ नहीं हो जाएंगी। इस वजह से थोड़ी सी वेरिएबिलिटी पैदा होती है जो बेहतर है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होगा चूँकि एक ही पेरेंट से बना है, तो जैसा वो है वैसे ही सारे होंगे। उसका नुकसान क्या होगा? अगर एक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है तो बाकी सब में भी वैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे ये फार्म होते हैं मुर्गियों के, ब्रॉयलर मुर्गियाँ भी रखी होती हैं, देसी भी रखी होती हैं, देसी रंग बिरंगी होती है, कोई गोल्डन है, कोई मिस्री है, कोई फलां है, कोई फलां है, कोई फलां है। ठीक है जी। लेकिन जो है ब्रॉयलर एक ही जैसे होते हैं। अब उनमें अगर बीमारी आ जाए तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में ये देखना पड़ता है बीमारी ना दाखिल हो। अगर एक बार बीमारी दाखिल हो गई तो ऐसे होगा कि बीमारी अभी आई है, 2 घंटे में 200-300 मर गए हैं, 400-500 मर गए जानवर। ठीक है जी। तो वो जानवर जो मर गए हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मरेंगे। क्यों मरे हैं? वो सारे एक ही जैसे थे। लेकिन अगर वो होते मुख्तलिफ, कुछ पे बीमारी ज़्यादा असर करती, कुछ पे कम असर करती, कुछ पे बिल्कुल असर ना करती, तो कुछ मर जाते, ज़्यादा बच जाते, चांसेस होते बचने के ज़्यादा अगर वेरिएशन हो। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे एक ही जैसे बनते हैं, इसलिए वेरिएशन का चांस नहीं है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट। थोड़ी ना वायर हिलाएं, मुझे लगता है पंखा बंद हो गया, वायर थोड़ी सी हिलाएं इसकी, हल्की सी वायर खींचिए पीछे से, चल पड़ना है वो वायर हिली होगी। हाँ जी, खींचे थोड़ा सा, थोड़ा खींचे, नहीं टूटती, नहीं हुई, थोड़ा सा पंखा हिलाएं, नहीं चला, चले आपका नसीब है। वैसे वायर लाने चल जाता है, वायर इसकी हिली है पीछे से। ये जो वायर हल्की से लटकी हुई ना, खींच के, थोड़ी सी खींच के देखें, हाथ बचाइएगा लेकिन अपना, इससे आगे से ये वाली, चलो ठीक है जी। यहाँ से बच्चे वो हिल जाती थोड़ी सी, फिर हिल गया। चले उससे अगला पंखे का देखें जरा, वो चल रहा है कि नहीं। मैं उधर से बटन ऑन करता हूँ, चल जाएंगे सारे।
चलें जी, वो अगला चल गया, यहाँ तो उधर चले जाएं। अच्छा जी, डिवीजन इंटू टू, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। इसमें क्या होता है, सिंपल जो है वो एक डीएनए जो पहले दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, फिर वो डीएनए दो किनारों पे चला जाता है और सेंटर से जो साइटोप्लाज्म है वो इनवेजिनेट हो जाता है। जैसे ये देखें, ये एक सेल है बैक्टीरिया का, ये जो एक सेल है बैक्टीरिया का, ये क्या करता है कि ये पहले डीएनए एक से दो हो गया, डबल हो गया, और डबल होने के बाद क्या हुआ है, एक डीएनए एक पोल पे चला गया, एक दूसरे पोल पे चला गया, सेंटर से सेल जो है वो इनवेजिनेट कर जाएगा, साइटोप्लाज्म मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, और ये फोल्डिंग बढ़ती बढ़ती जो है ये पूरी जगह जो है वो आपस में मिल जाएगी और दो इससे अलहदा हो जाएंगी, तो एक सेल से दो सेल बन जाएगा। ऐसा ही अमीबा में होता है कि ये एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर दो हो जाएगा, एक न्यूक्लियस एक सिरे पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे सिरे पे चला जाएगा, साइटोप्लाज्म सेंटर से जो है वो मुड़ता जाएगा और करीब आता जाएगा किनारे, और अल्टीमेटली दोनों किनारे अलहदा होकर दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये बाइनरी फिशन है, एक सेल से दो सेल का वजूद में आ जाना, ये बाइनरी फिशन है। उर्दू में भी देख लेते हैं इसको, लेकिन है यही है वो बाइनरी फिशन में कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे आम तरीका है। ये रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ वगैरह में पाया जाता है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होता है। डीएनए वो कहता है दुगना हो जाएगा, दो नकूल बन जाएंगी, दोनों नकूल मुखालिफ कुतबैन की तरफ ऑपोजिट साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन के दरमियान सेल के वस्त में अंदर की तरफ दब जाता है, इनवेजिनेट कर जाता है। इस तरह सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, दोनों क्रॉस मेम्ब्रेन के दरमियान एक नई सेल वाल बन जाती है, जिसके नतीजे में दो दुख्तर यानी डाटर सेल जो है वो वजूद में आ जाते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से बाइनरी फिशन के दौरान आबाई जानदार का न्यूक्लियस दो हिस्सों में होता है, ये अमीबा की उसने मिसाल दी हुई है। इसी तरह प्लेनेरिया में भी हो सकता है कि वो एक हिस्सा कट के आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होता जाएगा और वो जो अलहदा हिस्सा होगा वो आखिरकार पूरे का पूरा जो है वो प्लेनेरिया बन के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से भी डिवीजन हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन है, जिससे अगला हिस्सा जो है फ्रेगमेंटेशन है टुकड़ों में बढ़ जाना। एक है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन है दो टुकड़ों में बढ़ जाना। फ्रेगमेंटेशन है कई टुकड़ों में, 8 से 9। ये आमतौर पर पेट के कीड़ों में, खासतौर पर पेट के कीड़े जो सेगमेंटेड है, टुकड़ों टुकड़ों में। मैंने आपको बताया था वो लंबा सारा धागा होता है, मीटर्स तक हो जाता है बाजू का, उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे गन्ने की पोरियाँ नहीं होती, एक टुकड़ा गन्ने का, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा। ऐसे कीड़े के भी पेट के टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा। तो वह टुकड़े टूट जाते हैं लदा होकर। जितनी जगहों से वो टुकड़े टूटेंगे और जितने हिस्से बनेंगे वो इससे फिर अपने टुकड़े नए बना के पूरा पूरा जानदार बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में बांट के नया जानदार बनाना। ठीक हो गया जी। तो ये देखें, उसने प्लेनेरिया की फ्रेगमेंटेशन हुई है। एक प्लेनेरिया को 3 जगह से काटा गया। तो प्लेनेरिया क्या करता है, वो 3 हिस्से, जो ये ऊपर वाला हिस्सा इसने अपना बकिया हिस्सा मुकम्मल कर लिया, जो दरमियान वाला उसने ऊपर नीचे दोनों वाला कर लिया है, जो एंड वाला उसने सारा ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। तो 3 प्लेनेरिया वजूद में आ गए। एक प्लेनेरिया को 3 जगह से आपने काटा है, 3 बन गए। इसका मतलब जानदार मुख्तलिफ जगह से कट जाता है और हर हिस्सा एक नया जानदार जो है बना लेता है। इसको हम कहते हैं ये फ्रेगमेंटेशन है। 8 से 9 टुकड़े लेकिन होते हैं आमतौर पे। ये आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखना है कि फ्रेगमेंटेशन में कितने टुकड़े जो है वो फ़ौरन टूट जाते हैं। 8 से 9 टुकड़े जो है वो वजूद में आते हैं। ये इधर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं बडिंग। बड कहते हैं उभार को। जैसे आपने देखा आलू होता है आपके पास, उस आलू को फ्रिज में रख दें और चंद दिन पड़ा रहने दो, आप देखेंगे ठंडक वाला मौसम, नमी वाला उसको मिल जाए तो उसकी पोरें निकल आती, पीले पीले रंग की आंखें निकल आती हैं। कहते हैं आलू की आंखें निकल आई। अब वो क्या चीज़ है, उसको अब काट के हर टुकड़े को जो ज़मीन में दबाएंगे, हर टुकड़ा एक नया आलू जो है वो बना लेगा। तो इसका मतलब है कि आपने एक छोटे से उभार को लिया है जानदार के और उससे पूरा जानदार कर लिया है। हाँ जी, निकले होते हैं आलू पे जगह जगह निशान, स्पॉट बने होते हैं। ये वो स्पॉट है जहाँ से वो निकलती हैं, पोर्स निकलती हैं। ठीक है जी। तो बडिंग क्या है, एक जानदार के जिस्म का एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है। यहाँ पे भी उसने यही कहा है। यीस्ट का उसने बात की, यीस्ट है, यीस्ट के कोने पे छोटा सा उभार बाहर निकलेगा। ठीक है जी। ये यीस्ट के कोने पे छोटा सा उभार आपको नजर आ रहा है। ये उभार ज़रा बड़ा हो जाएगा, बाद में और बड़ा हो जाएगा और बड़ा होके पूरा अलहदा हो जाएगा। बाज़ अलहदा हो जाते हैं, बाज़ अलहदा नहीं होते, वहीं पे गुच्छा बनाना शुरू कर देते हैं। यहीं साथ साथ चिमटे रहते हैं, अलहदा नहीं होते, जानदार अलहदा बन जाता है लेकिन जुड़ा रहता है साथ। हाँ, 2 आलू हो जाता है। तो बाज़ जो है वो जुड़े रहते हैं, बाज़ अलहदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बाइनरी फिशन होगी। ये बाइनरी फिशन प्लेनेरिया में भी उसने प्लेनेरिया में भी उसने दिखाई हुई है। ये एक प्लेनेरिया है, आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेनेरिया आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये प्लेनेरिया जो है ये एक छोटा सा उभार निकला। ये देखेंगे, ये उभार मज़ीद बड़ा हो गया, यहाँ पे देखें, और बड़ा होके ये और बड़ा हो गया है और अल्टीमेटली टूट के अलहदा हो गया और एक प्लेनेरिया जैसे ही बन गया है। बाद में थोड़ा सा बड़ा होगा तो पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है जी। हाँ, प्लेनेरिया कहते हैं, सॉरी माजन,
हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है जी। तो हाइड्रा के अंदर उसने आपको बाइनरी फिशन जो है वो बडिंग दिखा दी है। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। ये उर्दू में पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, मैंने साथ साथ लफ्ज़ों में सारी बातें बता दी हुई हैं। स्पोर फॉर्मेशन है इसके बाद। स्पोर फॉर्मेशन क्या मुराद है? स्पोर का मतलब है, स्पोर कहते हैं किसी भी पौधे का वो हिस्सा जिसमें उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को आर्जी तौर पे छुपा लिया जाए, ठीक है जी, उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि मौसम अनफेवरेबल है, मौसम अच्छा नहीं है, ठीक है जी। और जब मौसम अच्छा होगा तो उसे हम क्या करेंगे? उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक हो गया जी। तो स्पोर फॉर्मेशन ये है कि जानदार का जो है जिस्म का एक हिस्सा थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है, ठीक है जी। उसके अंदर या तो सिर्फ न्यूक्लियस या पूरा सेल, उसके अंदर छोटे छोटे करके कितने सारे सेल बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक कवर चढ़ा दिया जाता है, गिलाफ चढ़ा दिया जाता है, ताकि वो माहौल में ओपन ना हो। क्यों माहौल में ओपन ना हो? क्योंकि हो सकता है माहौल ख़तरनाक हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा नमी बारिश हुई हो वहाँ पे, तो माहौल मुनासिब ना हो। तो इसलिए वो जो अगले आने वाले सेल्स हैं पौधे के, जो नए बनने वाले सेल्स, उन्हें बंद करके एक गोल थैली सी के अंदर बंद कर लिया जाता है। ये थैली की दीवार सख्त और मोटी होती है ताकि इसमें मौसम का कोई असर ना हो, ठीक है जी, और वो पड़ा रहे। और जब आपका मौसम हो फेवरेबल तो ये थैली को हल्की असर नमी लगती है, तो थैली फट जाती है, स्पोर सारे बाहर आ जाते हैं और फैल के नए पौधा बना लेते हैं। यानी पौधे का एक हिस्से में आप सेल जमा करना शुरू कर देते हैं और उसकी थैली जो है वो मोटी कर देते हैं, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं कि ये स्पोर बन गया। और वो स्पोर जो है उसको पानी लगेगा, और जब उसको पानी लगेगा फेवरेबल माहौल में, हाँ तो ये बात करनी को तो बात सुनना ज़रा, बिलाल ने बात करनी है आपसे, कर लो। ये फंजाई में होता है, राइजोपस वगैरह के अंदर, ठीक है जी। इसमें थैलियाँ बन जाती हैं, इन थैलियों को स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया, थैली का नाम क्या है? स्पोरेंजिया, स्पोर वाली थैली। हर स्पोरेंजियम के अंदर, ज़्यादा कुछ स्पोरेंजिया कहते हैं, एक को स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। सेल डिवाइड होता है कई दफ़ा और उससे कई डाटर सेल बन जाते हैं। उस थैली के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर कई डाटर सेल बन जाते हैं। उस स्पोर के ऊपर, स्पोरेंजियम या स्पोर के ऊपर जो कवर कर दिया जाता है एक मोटी दीवार, सिस्ट बन जाती है, छिलका बन जाता है उसके ऊपर। और इस तरह ये अनफेवरेबल माहौल को, नामुनासिब माहौल को, ऐसा माहौल जो मुनासिब नहीं है उसको ये उसमें से गुजर जाता है, ठीक है जी। जब ये मेच्योर हो जाते हैं स्पोरेंजिया, ये बस्ट हो जाते हैं और स्पोर निकालते हैं अपने अंदर। ये बस्ट हो जाते हैं और क्या निकालते हैं? स्पोर निकालते हैं। फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, उगेंगे और इसके नतीजे में राइजोपस जो है वो वजूद में आ जाएगा, राइजोपस बन जाएगा, नया पौधा जो राइजोपस कहते हैं। राइजोपस कहते हैं जो ज़मीन के अंदर जड़ें पैदा कर ले, उसको राइजोपस कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर जो है वो पड़े रहेंगे, स्पोर बने रहेंगे। किन में बनता है? क्लोस्ट्रीडियम में और बैसिलस में स्पोर बने होते हैं। ये बैक्टीरियल स्पोर थिक वाल्ड होते हैं, मोटी दीवारों वाले, और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर बनेंगे तो एंडोस्पोर कहेंगे। वो स्पोर जो सेल के अंदर बने वो एंडोस्पोर होता है, और जो सेल से बाहर बने वो एक्सोस्पोर होता है। तो स्पोर के भी नाम आप रख सकते हैं। उस स्पोर को जो सेल के अंदर बने, तो ये जो बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बन रहे हैं ये सेल के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे एंडोस्पोर। और वो स्पोर जो सेल से बाहर बनेगा उसे कहेंगे एक्सोस्पोर। और फंक्शन इसका क्या है कि इसने चूँकि मोटी दीवार वाला, तो सेल अंदर महफूज पड़े रहेंगे, और जब मौसम अच्छा होगा तो दीवार फट जाएगी और सेल सारे बाहर आ जाएंगे और फिर से नए जानदार बनाना शुरू कर देंगे। ये इनका काम है। तो देखिए उसने एंडोस्पोर दिखाया हुआ है। ये देखें बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियम है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है आम हालात में, लेकिन जैसे उसे हालात ख़तरनाक मिले हैं उसने अपने सेल के अंदर ही एक मोटी दीवार वाली चीज़ बना ली है जिसको स्पोर कहते हैं। उस चूँकि सेल के अंदर बना तो उसका नाम क्या रखा है? एंडोस्पोर। और अगर सेल से बाहर होता तो एक्सोस्पोर कहते हैं। ये एंडोस्पोर पड़ा रहेगा और जब मौसम अच्छा होगा ये जो है एंडोस्पोर सेल को तोड़ के बाहर आ जाएगा और एंडोस्पोर भी खुल जाएगा और इसके खुलने से दोबारा बैक्टीरिया बन जाएगा। तो इस तरह बैक्टीरिया ख़तरनाक माहौल में अपने आप को बचा लेते हैं। जैसे कोई दवाई किसी ने दी है, वो दवाई बैक्टीरिया को मार सकती है, तो बैक्टीरिया अपने आप को एंडोस्पोर में बंद कर लेते हैं। एंडोस्पोर पे उस दवाई का असर नहीं होता। चूँकि दवाई का असर नहीं होता लिहाजा वो बैक्टीरिया जो है वो आराम से पड़ा रहेगा। जब दवाई ख़त्म हो जाएगी असर उसका, तो वो एंडोस्पोर तोड़ेगा और बाहर आ जाएगा और फिर से बैक्टीरिया दोबारा बन जाए। तो बहुत सारी इन्फेक्शन में बैक्टीरिया जो अपने आप को एंडोस्पोर के ज़रिए बचा लेते हैं। आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का टॉपिक एक पढ़ा होगा, आपको याद होगा ड्रग वाले चैप्टर के अंदर, वो यही था कि बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेते हैं। या तो अपने अंदर ऐसा केमिकल पैदा कर लेते हैं कि दवाई को तोड़ सकें, या अपने आप को एंडोस्पोर में ले जाके बंद कर देते हैं
और जब वो दवाई का असर ख़त्म हो जाता है वो फिर बाहर आ जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये है जी। अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं आम तौर पे जो है जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो यहाँ एग बनता है, यहाँ स्पर्म बनते हैं, दो सेल बनते हैं, मेल साइड पे स्पर्म कहते हैं, फीमेल साइड पे उसको एग कहते हैं। ठीक है जी। तो एग जो है वो फर्टिलाइज होता है मेल पार्ट के साथ, यानी फीमेल पार्ट मेल पार्ट के साथ मिलता है और उसके मिलने से जो है वो अगली नस्ल वजूद में आती है। तो इस अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पहले भी आपने पढ़ा है, दो तरह की फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ी थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। पार्थिनोजेनेसिस ये अमल है जिसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता। आम तौर पे एग फर्टिलाइज होगा तो अगली नस्ल पैदा होगी। पार्थिनोजेनेसिस वो अमल है जिसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता और एग फर्टिलाइज हुए बगैर ही जो है वो अगला जानदार बना देता है। ठीक है जी। तो इसे कहते हैं, ये हनी कॉम्ब वगैरह में पाया जाता है। इवन ये जो आप अंडे लेते हैं बाज़ार से, ये जो अंडे खाने के लिए हम लेते हैं, ये मुर्गी के अंडे, ये पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए वजूद में आते हैं। और जब ये अंडे शुरू में आना शुरू हुए तो इन पर बड़ा मसला बना था और मौलवी हज़रात ने फतवा दे दिया था कि ये अंडे खाने के काबिल नहीं है, ये काफिर अंडे हैं। काफिर कह लें जो मर्जी कह लें, उनको हराम अंडे हैं, काफिर कह दिए। वो क्यों कह दिया? क्योंकि ये आम अंडा जो पैदा होता है वो मेल फीमेल सेल के मिलने से बनता है। मेल फीमेल सेल का मिलाप होता है, दोनों जानदारों का मिलाप होता है, सेल का मिलाप होता है, उसके नतीजे में अंडा बनता है, वो फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। ये जो अंडे हैं ये अनफर्टिलाइज हैं, यानी मेल के बगैर ही मुर्गी जो अंडे दिए जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चूँकि सही नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं आए तो इसलिए ये हराम है। लेकिन बाद में फिर उलमा का कंसेंसस आया कि जानवरों में वो इंसानों वाली कंडीशन अप्लाई नहीं की जा सकती, वो अलहदा तरीका हमारी खिदमत के लिए बनाया, तो वो जिस तरीके से हम ज़्यादा ले सकें उनसे फ़ायदा वो ले लिया। अच्छा जी, तो अनफर्टिलाइज हैं। तो अगर अनफर्टिलाइज एग जो है वो नया जानदार बना दें फर्टिलाइजेशन के बगैर, एक ही पेरेंट का सेल, तो इसे कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है जी। ये बनाना में भी होती है, केला जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा ये हनी भी, शहद की मक्खी में भी होती है। इसमें हमने पढ़ा है कि कुछ जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग में से निकलती हैं शहद की मक्खियाँ, और कुछ फर्टिलाइज में से निकलती हैं। वो जो अनफर्टिलाइज हैं मेल होती हैं वो मोस्टली, उन्हें ड्रोन्स निखटू कहते हैं, जो काम नहीं करते बस वो बैठे रहते हैं। और जो फर्टिलाइज में एग्स में से निकलते हैं शहद की मक्खियाँ, उन्हें हम वर्कर बीज कहते हैं, जो काम करती हैं। ठीक है जी। तो शहद की मक्खियाँ भी दो तरह की होती हैं, निकम्मी और काम वाली। अब इसका वेजिटेटिव ये है जी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव ये नहीं, चलिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव का मतलब है पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स का, पत्तों का या अगले नस्ल का जो हिस्सा, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जो पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं फूल को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जो हिस्से हैं उनका जो बढ़ जाना है, आगे पैदा हो जाना, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी आपने एक बेल लगाई है उधर बाहर लॉन के अंदर, उस बेल का पत्ता ज़मीन पे गिरता है, उससे एक और बेल का पौधा निकल आता है। ये होती है हरे से रंग का पौधा बाहर लगा होता है, बेलों बाहर लोगों ने बाउंड्री बनाने के लिए लगाया होता है। वो पत्ता ही पकड़ के ज़मीन के नीचे दफन करते हैं, टहनी को नीचे देते हैं, वो टहनी उग जाती है। यहाँ गुलाब की छोटी छोटी टहनियाँ उगा के जगह जगह रख देते हैं, गुलाब के पौधे निकल आते हैं उनसे। वो क्या है कि मसनूई तौर पे हम पौधे के ऐसे हिस्से जो अगली नस्ल पैदा करने के काबिल होंगे उनको ले लेंगे और उन्हें ज़मीन में दफन कर देंगे और उनसे नया पौधा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बाज़ दरख्तों के पत्ते से अगला निकल आता है, बाज़ों के तनों से निकल आते हैं, बाज़ों की जड़ों से निकल आते हैं, बीज के बगैर। बीज नहीं डालना हमने बने बनाए पौधे कोई काट के आगे लगाई जाना, उनसे पौधे निकलना शुरू हो जाने। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है जी। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव क्या है? एक तो कुदरती है ना, नेचुरल, कुदरती तौर पर बढ़ रहा है वो। एक होता है मसनूई तौर पर करें, तो उसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कोई पौधा और है, हम किसी और को लगा दें। ये कई बार ऐसा होता है पौधा कोई और, जैसे आपने फर्ज करें शहतूत का पौधा लगा लिया है। अब शहतूत बड़ा मज़े का फल है, बहुत मीठा रसदार होता है, खांसी के लिए बहुत आला होता है। जिनको खांसी है शहतूत का अगर फल खाएंगे तो बहुत गला, जितने भी आप सिरप पीते हैं ये खांसी वाले मीठे, एक तो होते हैं कड़वे,
एमोड्रेल और ये वो एक मीठे होते हैं, तूत से और ये मलट्ठी वगैरह वगैरह, इनमें शहतूत डाला होता है साथ में उन्होंने, बकौल उनके शहतूत डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब वो शहतूत जो होता है वो दो तरह के, तीन तरह के पौधे होते हैं। एक होता है मेल प्लांट, मलबरी कहते हैं उसको वैसे, एक कहते हैं फीमेल प्लांट, और एक होता है जो दोनों के मिलने से बनता है, अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो वो जो है वो तीन तरह के पौधे जो हैं हमारे पास बनेंगे, ठीक है जी। एक तो जो मेल, एक फीमेल, एक दोनों की फर्टिलाइजेशन से जो बनेगा अगला पौधा बनेगा। तो मेल वाले पे भी फल लगेंगे, गिर जाएंगे, फीमेल वाले लगेंगे, गिर जाएंगे, रहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों फर्टिलाइजेशन वाले नहीं हैं। जो दोनों के मिलने से बना है आगे, ठीक है जी, वो डिप्लाइड पौधा है। ये से हैप्लाइड होते हैं, वो डिप्लाइड होता है। अल्टरनेशन जनरेशन में भी आपने पढ़ा है, वो डिप्लाइड पौधा फिर फल देगा आपको। तो आपने लगा लिया शहतूत का दरख्त, वो निकल आया मेल या वो निकल आया फीमेल, अब उसको फल नहीं लग रहा, इतनी मेहनत करके 5 साल आपने उसको बड़ा कर लिया है, अब आप उसको काटेंगे तो आपको दुख होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, आप किसी और शहतूत के पौधा जो कि फल दे रहा है उसकी टहनियाँ छोटी छोटी काटें, इसके साथ जोड़ के लपेट दें, बांध। एक तो जिसने ग्रो करवाया हो उसे पता होता है कि ये नस्ल कौन सी थी, वो ब्रीडिंग के हिसाब से पता चल जाता है। दूसरों को जब वो बड़ा करते हैं तब पता चलता है, मेल पौधा होगा तो उसको फल लगेंगे, वो बूर सा बन के गिरते जाएंगे, कोई भी फल पकेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। यानी फूल लगेंगे ज़रूर उसको, लेकिन वो फूल कामयाब नहीं होंगे, सारे गिर जाएंगे नीचे कुछ अर्से बाद। तो आपको पता चल जाएगा ये जो है ये पौधा फल देने वाला नहीं है, ठीक होगा जी। तो आप फल वाला पौधा उठाएंगे और वहाँ लगा लेंगे। या आपने नार का पौधा लगाया हुआ है, उसकी 6, 7, 8, 10 टहनी है, आप 10 तरह के नार मुख्तलिफ जगहों से लेके उनकी टहनियाँ ऐसा लगाते जाएँ, हर टहनी वही फल देगी जो टहनी आपने लगाई होगी उसको। तो आप एक ही पौधे से कई तरह के फल जो है वो उसी नस्ल के ले सकते हैं। ये नहीं हो कि आपका शहतूत पे मैं माल्टा लगा देता हूँ तो माल्टा ले लेता हूँ, ऐसा मुश्किल ही होता है, हो जाता हो शायद दुनिया, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो जो है कटिंग, जैसे सारे माल्टे के पौधे क्या होते हैं, माल्टे के तो नहीं होते, लीमू का पौधा होता है। लीमू के पौधे को काट के उनकी सारी शाखें उनके आगे माल्टे के पौधे की शाखें लगाते हैं बाद में, तो वो माल्टे वाला बन जाता है। वो माल्टे वाली लगा लें, वो ग्रेप फ्रूट वाली लगा लें, वो किनू वाली लगा लें, जो मर्जी लगा लें, वैसा पौधा है। एक ही पौधे को 3-4 लगा लें तभी चल जाता है। एक किनू दे रहा है, एक माल्टे दे रहा है, एक ग्रेप फ्रूट दे रहा है, जो मर्जी का। तो कटिंग जो वो तरीका है, इसमें ये होता है कि पौधे को एक जगह से काट दिया जाता है, सुटेबल जगह से, और कई जगह पे लगा दिया जाता है, ठीक है जी। मिसाल तौर पर गन्ने की आप ले सकते हैं, शुगर केन की, स्वीट पोटैटो की इसने यहाँ बताई हुई है, शकरकंदी मेरा ख्याल उर्दू में लिखा होगा इसमें, हाँ जी, शकरकंदी लिखा हुआ है जी। स्वीट पोटैटो जो है शकरकंदी है, गुलाब है, इश्क पेचा है, अंगूरों की बेल है, ठीक है जी। ये हमारे पास ईवी, इश्क पेचा, ये अंगूरों की बेल, शकरकंदी, ये सारे आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और हर जगह एक टुकड़ा लगाते जाएंगे तो सब जगह एक ही जैसे निकल आएंगे, ठीक है जी। तो ये कटिंग कहलाएगी। दूसरी है ग्राफ्टिंग या पैवंदकारी। पैवंदकारी क्या होता है, कहते हैं गुर्दों की पैवंदकारी, ठीक है जी। किडनी ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट या पैवंदकारी ये होती है, ग्राफ्टिंग इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो ये होती है कि अभी मैंने ग्राफ्टिंग की मिसाल आपको दी है, पौधा कोई और है, आप कोई और उस पौधा के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ना इस तरह के कॉन्टेक्ट एरिया मैक्सिमम हो, कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, तो फिर वो जुड़ता है। ये मैं आपको तस्वीर बड़ी करके दिखाता हूँ ताकि कहीं आप करना चाहे ज़िंदगी में आप गार्डनिंग करें, गार्डनिंग बहुत आला चीज़ है, ठीक है जी। हम महंगाई को रोते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम हमारे घर में थोड़ी सी जगह है और वहाँ हम गार्डनिंग कर लें, ठीक है जी, तो आधी सब्जियां तो घर में उगा सकते हैं। एक तो ताज़ा हवा, फूल अच्छे लगाएं, खुशबू आपको आए, फिर आपका एटीट्यूड बदलेगा। जब अच्छी चीज़ आपकी आंखों में पड़ेगी, सब्ज़ा आंखों में पड़ेगा और ताज़ा हवा और खूबसूरत मनाजिर पड़ेंगे, आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, रवैये हमारे बेहतर हो जाएंगे, घरों में लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। दूसरा तीसरा फ़ायदा इसका ये कि आप सब्जियां निकालेंगे और वो खाएंगे, आपको महंगी सब्ज़ी खरीदनी नहीं पड़ेगी, वो उससे महंगाई का खात्मा होगा। अर्बन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है ये, जो इमरान खान रोज़ छापा टीवी पर करता है जी, अर्बन गार्डनिंग करें, अर्बन गार्डनिंग करें। वो क्या है, छतों पे पौधे लगाएं अपने। एक तो मुल्क में बेइंतहा ऑक्सीजन, फ़िज़ाई आलूदगी खात्मा, बारिशें ज़्यादा होंगी, मौसम अच्छे हो जाएंगे, पानी ज़्यादा आएगा,
और तीसरा ये कि आपके खर्चे करके बहुत सारे बचेंगे। और फिर जब आपका वक्त कुछ वो जो आप देखें, जब वक्त फ्री होता है तो बंदा को कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वक्त खाली ज़्यादा हो आपके पास, काम करने कोई नहीं, तो शैतान फ़ौरन आके ऑक्यूपाई करता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लड़ाइयाँ बुझाइयाँ करवाएगा। ठीक है जी। तो जब आप फ्री नहीं होंगे, आप जाएंगे, आपको पता है पौधों को पानी देना है, तो आप पानी देने में लगे रहेंगे, तो आपने वो जो किसी के खिलाफ प्लान करना था कि फ़लाँ की तो मैं तबीयत सेट करनी है, मैं करता हूँ जाके, वो आपके ज़हन में आना ही नहीं। आपको जाके 6 महीने बाद याद आना, फिर आपको दफ़ा करो, अब तो मामला ठंडा हो गया, अब क्या फ़ायदा है, अगली बार इसे पूछेंगे, इसको आने दे, फिर तब तक आपने फिर बिजी हो। तो ये बहुत से मसाइल आपके सॉल्व हो सकते हैं अगर अर्बन गार्डनिंग करें हम। खाना भी अच्छा मिलेगा और जो है वो हालात भी बेहतर हो जाएंगे। गरीब कौमें ऐसे तरक्की करती हैं, चाइना ने ऐसे किया था। तो छत पे बहुत आसान तरीका है, मैंने टायर टेक्नोलॉजी देखी है, ऐसे गोल सा सीमेंट का ब्लॉक बनाए, उसमें पाइप, प्लास्टिक का इतना लंबा पाइप नहीं गटरों में डालते, वो पाइप लगाएं, खड़ा कर दें ऐसे, ठीक है जी। उसमें जगह जगह सुराख कर दें, एक सुराख इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 8-10 सुराख राउंड कर लें, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मुख्तलिफ जगहों पे 10 सुराख। उसमें भरेंगे गोबर भैंस का जो होता है, 7 मट्टी थोड़ी सी मिला के, 7 लकड़ी का बुरादा, ये भर लिया, आइडियल खाद और नरम मट्टी की तरह काम करेगा। उसमें हर सुराख में एक बीज उगाएं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इतने पाइप में से 8 से 10 छोटे पौधे, छोटे दरख्त तो नहीं उगा सकते ना उसमें से आप, छोटे पौधे 8, जैसे टमाटर का है, प्याज का है, अदरक का है, 8 से 10 छोटे पौधे इतनी जगह से आप ले लेते हैं, इतनी सी जगह से। तो छत पे कितनी जगह होती है, जिसकी 1 मरले की भी छत है वो पूरे महीने की सब्जियां उगा सकता है आराम से, सुकून से। और छत ठंडी भी रहेगी, वो पौधे लगे हैं, गर्म भी नहीं होगी, आधे एसी का काम उसने कर देना। तो ये चाइना ने ऐसे तरक्की की थी। वो लोग अपनी छत, आप देखें उनके जो होटल्स हैं, होटलों की छतों में भी सब्जियां लगी। हर वाले बंदे ने अपने से जो बाहर निकला हल्का सा ऐसा बालकनी होती है, आधी बालकनी में सब्जियां लगाई थी, पूरी बिल्डिंग के पौधे की है। वो मैं बता रहा हूँ, दुनिया कौमें ऐसे तरक्की करती हैं। हमें तो ना कोई चज का हुक्मरान कभी मिला है जिसने कभी बात की हो, जिसने आपको समझाया। लीडर जो होता है वो सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं आता, वो टीचर होता है, वो गाइडलाइन देता है आपको, वो समझाता है कि कौमें ऐसे तरक्की करती हैं। और जब गधों ने हुकूमत करनी है तो बेचारों ने क्या बताना है। वो जो खुद अनपढ़ हो और खुद ना कभी उन्होंने तालीम व तरबियत का मरकज़ देखा हो, तो उन बेचारों ने हमें क्या गाइडलाइन देनी थी। तो आप ऐसे बंदों से तो नहीं कर सकते। अच्छी कौमें जिनमें अच्छी लीडरशिप होती है, अच्छे साथी उनके ऊपर होते हैं, वो गाइड करते हैं कौमों को, ऐसी कौमें तरक्की करती हैं बगैर पैसे की। नहीं टाइम है, नहीं नया हुआ है। देखें ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। आपने ग्राफ्टिंग का बुनियादी असूल है कि मैक्सिमम एरिया टच करना है दोनों पौधों का, ताकि हमने ये करना है कि उनकी ग़िज़ा की नाली जो कि आपने पढ़ा फ्लोएम होती है, और पानी की नाली जो जाइलम होती है, वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, टच कर जाए, और फिर वहाँ पे जोड़ बन जाएगा। तो इसलिए उसको दरमियान से चीरते हैं, ऐसे इधर से भी कट लगाते हैं कि इधर से भी कट लगाते हैं, ताकि ज़्यादा एरिया खुल जाए। अगर आप ऐसे कट लगाएंगे ना ऐसे, तो थोड़ी जगह बनती है। अगर तिरछा कट लगाएंगे तो लंबी जगह बनती है, तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो सकता है दो पौधों का। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना है। तो बड़ा तना तो दरमियान से वी शेप काटते हैं, छोटा तना तो वैसे ही स्लांट तिरछा काट लेते हैं ऐसे, और दूसरे पौधे को भी ऐसा काट के साथ रख देते हैं या बीच में लगा देते हैं ऐसे, और फिर इसे रस्सी से टाइट करके बांध देते हैं, और ऊपर शापर चढ़ा के गोबर शोबर लोग लगा देते हैं, ताकि जो है वो बाउंड हो जाए, जुड़ जाए आपस में अच्छे से। जब वो जुड़ जाएगा, दोनों की ग़िज़ा की नालियाँ एक दूसरे के साथ सिरायत कर जाएंगी, पानी और ग़िज़ा की ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगी, तो कुछ अरसे बाद दूसरी भी इसके साथ जो है वो अटैच होकर काम करना शुरू कर देगी। अब चूँकि उसे ग़िज़ा मिल रही है, लेकिन DNA उसका अपना है, तो इसलिए वो फल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही बनाएगा। ठीक है जी, इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। ये शक्ल दिखाई हुई, कट लगा के बीच में दूसरी आपने जो है, मैं देखता हूँ जैसे कौन से वाला जी, ये वाला, ये छोटी छोटी जो बाई निकली हुई है, कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया का, कोलोकेशिया है उर्दू में हम नाम देखें, हैं कचालू, पता नहीं कचालू क्या सब्जी है, सुनी था है वैसे मैंने आलू कचालू, पता कोई नहीं कौन सी वाली है। तो कचालू फिलहाल सब्जी है, कोलोकेशिया अलबत्ता ये मुझे पता है कि उसने दिखाई क्यों है, इसके नीचे से जड़ें निकली हुई छोटी छोटी। असल में वो जड़ें आपको दिखाना चाह रहा है। इन जड़ों को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। अगर रेडिकल के अलावा किसी इससे जड़ें निकलें, उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, मददगार जड़ें। अरबी नहीं होगा, अरबी नहीं है। फिर कचालू है, सब्जी वाले की दुकान से पूछेगा, शायद कोई मिल जाए आपको, पता कोई नहीं।
मैंने भी नाम ही सुना आपकी तरह। करते हैं टाइम, थोड़ा चैप्टर पूरा है। अच्छा जी, इससे अगला टॉपिक देखें, ये मैं आपको सर्च करके कल बता दूंगा, मिल गई तो देख लेंगे। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, नहीं है। अगला टॉपिक कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट। ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट से मुराद है पौधों में जो रिप्रोडक्शन वो किस तरह से होगी। तो पौधों में रिप्रोडक्शन के लिए दो तरह की, पहले तो पौधों को आप डिवाइड करते हैं, एक जिम्नोस्पर्म कहते हैं और एक एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कहते हैं जिनमें जो फ्लावर्स नहीं बनते, और एंजियोस्पर्म जिसमें फूल बनते हैं यानी फ्लावर्स बनते हैं। ठीक है जी, तो बास पौधों में जो अब स्पर्म जो है वो करीब करीब तैर के चले जाते हैं, यानी एग जहाँ पे पड़ा है स्पर्म पानी के जरिए तैरेगा और वहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ जो एंजियोस्पर्म है फूलों वाले पौधे, उनमें ऐसा नहीं हो सकता। उनमें चूंकि फूल का एक पार्ट एक तरफ है, दूसरा पार्ट दूसरी तरफ है, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से मुंतकिल करवाना पड़ेगा, जैसे हवा के ज़रिए स्पर्म एग तक पहुँचे, या मक्खियाँ जो एक जगह दूसरी जगह जो आप लेके जाएँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से उनका स्पर्म जो फीमेल एग के पास पहुँचना चाहिए, उन्हें कोई तरीका होना चाहिए, और इसको हमने पोलिनेशन कहा है। ये जो स्पर्म का एग तक पहुँचाने का अमल है, या पोलन का जो है वो स्टिग्मा तक पहुँचाने का अमल है, इसको पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, आगे हम इसको पढ़ेंगे। अब इसमें हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखनी है, वो क्या है? एक गैमेटोफाइट चले, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक मेल सेल, मेल प्लांट सेल होता है, एक फीमेल होता है, और एक दोनों से मिलने से बनता है। जो मेल सेल होता है वो कैसे होता है कि आपके पास एक प्लांट है, वो डिप्लाइड है, उसमें क्रोमोसोम डबल है, लेकिन उससे आगे जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लाइड बनेंगे। ठीक है जी, गैमीट्स बनेंगे वो हैप्लाइड बनेंगे। पौधा जो है ये जानदार, जैसे भी आपने पढ़ा, जानदार में क्रोमोसोम के नंबर मुकम्मल होते हैं, लेकिन जो उनके गैमीट्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। तो एक पौधा है जो स्पोरोफाइट है, ठीक है जी, स्पोरोफाइट पौधा बन गया हुआ, लेकिन जब उसके अंदर मियोसिस होगी तो वो गैमीट पैदा करेगा। ठीक है जी, स्पोर से बना हो लेकिन खुद गैमीट पैदा करेगा। तो वो गैमीट जब ज़मीन में जाएंगे तो गैमीट दो तरह के होते हैं, एक मेल वाला गैमीट होगा, एक फीमेल वाला गैमीट होगा। लेकिन जो गैमीट है वो आपको पता है मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो इस तरह ये आधे आधे क्रोमोसोम वाले होंगे। ये जब ज़मीन में जाएंगे, जो मेल प्लांट है, बातें ना करें जो बंदा कर रहा है, जो मेल प्लांट है इसको ये उधर चले जाएं ताकि नजर आए मुझे, बातें ना करें। मेल प्लांट जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनेगा, और जो फीमेल प्लांट है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। अब ये वो पौधे हैं जो फल पैदा नहीं कर सकते क्योंकि ये हैप्लाइड हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है। ठीक है जी, अब एक मेल का जो पोलन है वो दूसरे पौधे के जो है वो स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, वहाँ एग होगा, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगी, उससे अगला पौधा बनेगा। ठीक है जी, तो वो चूँकि आप कह लें डिप्लाइड है, वो पैदा करेगा फल। तो मेल प्लांट नहीं करता, यानी मेल गेमेटोफाइट पौधा नहीं फल पैदा करता, फीमेल गेमेटोफाइट पौधा फल नहीं पैदा करता। ये सिर्फ गैमीट पैदा करते हैं। गैमीट क्या होते हैं? जो अगली नस्ल में जाके मिलाप कर सकते हैं बस। ठीक है जी, इनके मिलने से जो स्पोरोफाइट पौधा आगे पैदा होता है वो डिप्लाइड होता है और वो फल पैदा कर सकता है। जैसे मैंने कहा था, एक शहतूत मेल है, एक फीमेल है, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक इन दोनों के मिलाप से जो बना हुआ होगा वो अगली नस्ल पैदा कर सकता है। ठीक है, वो फल पैदा कर सकता है, फ्रूट पैदा कर सकता है। तो ये नस्लें तब्दील होती रहती हैं। ये अगर शक्ल देखें तो आपको नजर आएगा, ये जाइगोट है, ये डिप्लाइड है। इस जाइगोट से बनना है स्पोरोफाइट पौधा, डिप्लाइड ही पौधा होगा, स्पोरोफाइट डिप्लाइड होता है। इस स्पोरोफाइट के अंदर होगी मियोसिस, उससे स्पोर बनेंगे, स्पोर को गैमीट्स भी कहते हैं। अब ये गैमीट्स दो तरह के होंगे, मेल गैमीट्स भी होगा और फीमेल गैमीट्स भी हो सकते हैं। ये दोनों गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो फिर क्या पैदा होगा? जाइगोट, यानी मेल गैमीट का भी सेल मिलेगा, फीमेल का भी मिलेगा, उसके मिलने से जो है वो क्या होगा? जाइगोट बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में तब्दील होता है और गेमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट में तब्दील होता है, इस अमल को हम कहते हैं अल्टरनेशन जनरेशन। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में चेंज होता है और गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंज होता है। तो ये जो अमल है जिसमें स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डिप्लाइड क्रोमोसोम वाला हैप्लाइड में चेंज होगा और हैप्लाइड क्रोमोसोम वाला डिप्लाइड में चेंज होगा। इस अमल को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन जनरेशन। ठीक है जी, ये देखें, ये डेफिनेशन लिखी हुई, उर्दू में भी देखते हैं, इंग्लिश में भी। द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट जनरेशंस अल्टरनेट विद ईच अदर।
वो अमल जिसमें दो मुख्तलिफ नस्लें एक दूसरे के साथ तब्दील हो जाती हैं इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो अमल जिसमें दो मुख्तलिफ नस्लें जो हैं वो दूसरे के साथ तब्दील, मुख्तलिफ क्या है, एक स्पोरोफाइट है एक गेमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में चेंज होगी, गेमेटोफाइट मिलेंगे फिर स्पोरोफाइट बनेगी, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में चेंज होगी, गेमेटोफाइट फिर मिलेंगे स्पोरोफाइट बनेगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की देखना है हमने नहीं है नहीं, लेकिन सिलेबस स्मार्ट पिछली दफ़ा भी हमने नहीं पढ़ा था ये। अगर तो स्मार्ट सिलेबस में है फिर आपने पढ़ना है, अगर नहीं तो फिर अच्छा। इसके बाद देखिए पॉलिनेशन है, ठीक है। पॉलिनेशन हम देख लेते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन ये प्रोसेस है जिसमें एक पौधे के पोलन को दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे गिराया जाता है, ठीक है जी। पोलन जो है ये अगर शक्ल फ्लावर की आप देखें तो यहाँ से आपको नजर आएगा, ये मैं शक्ल दिखाता हूँ, ये देखें, ये पोलन सैक है, ये जो आपको पिंक येलो से नजर आ रहा है, और ये स्टिग्मा है। तो एक पौधे के पोलन को उठा के स्टिग्मा पे गिराना है, ठीक है जी। पोलन ग्रेन को यहाँ से उठाना है पोलन सैक में से, और एंथर भी कहते हैं इसको वैसे, यहाँ से उठा के दूसरे के स्टिग्मा पे गिरा देना है। अपने पौधे के अपने ही फूल के जो स्टिग्मा पे भी गिराया जा सकता है, या अपने ही पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पे भी गिराया जा सकता है, या किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पे भी गिराया जा सकता है। देखिए जब पौधा एक होगा ना तो वो जानदार एक ही है, उसका डीएनए सबका सेम होगा, तो इसलिए सेल्फ पोलिनेशन आप कहते हैं। अगर एक ही पौधे के पोलन जो है वो उसी पौधे उसी फूल पे या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पे गिर जाए तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अगर एक पौधे का जो पोलन है वो किसी दूसरे पौधे के फूल पे गिर रहे हैं, दूसरे पौधा बदलना ज़रूरी है। अगर एक ही पौधा होगा तो उसका जो मर्जी फूल ले ले वो एक ही जैसा होगा, तो दूसरे पौधे के फूल पे जाके आप इसको अगर कर देंगे तो वो क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर एंथर टू स्टिग्मा। पौधे के एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो है वो ट्रांसफर जब हम करेंगे तो इसको पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन दो तरह की है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस। सेल्फ पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही पौधे के एंथर से लेकर स्टिग्मा तक जो है वो आपने ट्रांसफर करना है। सेल्फ पोलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के उसी पौधे के स्टिग्मा तक, या उसी फूल के या उसी पौधे के फूल के। और क्रॉस पोलिनेशन क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम फ्लावर ऑन वन प्लांट, एक पौधे के फ्लावर से, टू द फ्लावर ऑन अदर प्लांट, दूसरे पौधे के फ्लावर से। क्रॉस पोलिनेशन जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज करती हैं, जैसे विंड है, वाटर है यानी हवा से हो सकती है, पानी से हो सकती है, बीज मक्खियों से हो सकती है, शहद की मक्खियाँ, बर्ड्स परिंदे करवा सकते हैं, बैट्स चिमगादड़ें करवा सकती हैं, और दूसरे मैमल जैसे इंसान वगैरह करवा सकते हैं। उर्दू में भी देखते हैं इसको, पिए से पीने चले जाए। नहीं, स्पीशीज नहीं चेंज हो सकती, एक स्पीशीज को दूसरे से क्रॉस नहीं करवा सकते। पौधा चेंज होता है, मटर का पौधा लगा है, दूसरा पौधा है तो मटर का ही है ना, स्पीशीज कैसे चेंज होगी? उसको स्पीशीज नहीं चेंज हो सकती। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन से मुराद पोलन ग्रेन्स का फूल के एंथर से स्टिग्मा पे मुंतकिल होना है। पोलिनेशन का अमल दो तरह से होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन से पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा या उसी पौधे के किसी और फूल के स्टिग्मा पे गिरते हैं, यानी पौधा सेम रहना चाहिए, फूल चाहे वही हो चाहे कोई और हो, लेकिन पौधा वही वाला हो। और दूसरा क्या है? क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स एक पौधे के फूल से उसी स्पीशीज के किसी दूसरे फूल पे मुंतकिल होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के कई ज़राए हैं, मसलन हवा है, पानी है, मक्खियाँ हैं, परिंदे हैं, चिमगादड़ें हैं और दूसरे जानवर हैं। अभी उसने टेबल दिया हुआ, खसूसियात दी हुई हैं क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन की, नहीं सॉरी क्रॉस पोलिनेशन की है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की और विंड की। यानी मक्खियाँ कहाँ लेके जाती हैं? क्योंकि दो बड़े तरीके हैं कि या तो मक्खियाँ लेके जाती हैं, हशरात लेके जाते हैं, या फिर जो है वो हवा के जरिए जाता है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, जहाँ पे मक्खियाँ हैं, इकरा कौन है? हाँ जी आप चले जाइए। तो अच्छा जी, तो देखिए अगर तो मक्खियाँ लेके जाएंगी तो मक्खियों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप कोई चीज़ दुकान पे ख़रीदने जाते हैं या हम ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें लगाते हैं, शोकेस खूबसूरत बनाते हैं, उससे मिठाई बड़े खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन बना के उन्होंने रखी होती है, ऊपर सिल्वर का पेपर लगाया होता है, ठीक है जी। तो इस तरह उन्होंने सजावट की होती है। आप समोसे लेने जाते हैं, उन्होंने बड़ी तरतीब से समोसे लगाए होते हैं, केचप हल्का सा रखा होता है,
आप दही बल्ले या आलू चना चाट खाने जाते हैं, उन्होंने प्याज काट काट के, खूबसूरत आलू काट काट के, तहें बना बना के, मिर्च मसाले रख के उन्होंने दिखाए होते हैं आपको वो शीशे के उस रैक के अंदर, रेडी के ऊपर। तो आप गुजरेंगे, आपकी नज़र पड़ेगी तो ही आप ख़रीदेंगे उससे। तो अगर वो सारी चीज़ें रख के बाहर गंदा सा जो है वो उठा के कपड़ा बाहर से गली से कहीं से उठा के चिपका दे ऊपर, तो आप कौन सा गाहक खरीदेगा? तो नज़र ही नहीं आना। और अगर नज़र भी आ गया तो कहेगा इतना गंदा कवर, मैं तो खाता ही नहीं। वही चीज़ जो है उसी को साफ़ तरीन खूबसूरत कवर में लाइटें लगा के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा के रख दे, आप गुजरेंगे, आपका दिल कर पड़े कि हाँ भी नमकीन खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए। इसका मतलब अगर मक्खियों से करवाना है तो मक्खियों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे? पहली अट्रैक्शन होती है रंग से। इंसान को भी रंग से अट्रैक्ट, आप गुजर रहे हैं दुकान के सामने से, आपको उस चीज़ का रंग जो है वो आपकी आंखों में पड़ेगा तो आपको लगेगा ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है। मिठाई जो है वो और रंग की, हरे रंग की है, लाल गुलाब जामुन जो है वो ब्राउन से रंग की है, ठीक है जी, फलां इस तरह की है, फलां कलाकंद है, फलां ये है, फलां वो है। वो कलर आपको देखे बाद तो अट्रैक्ट करेगा, आपको ज़हन बनेगा भी कलर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, जब उसके करीब जाएंगे तो उसकी स्मेल आएगी। स्मेल क्या दी माजर, स्मेल खुशबू कोई वैसे कहते हैं, दोनों अंदाज में लिया जा सकता है। फ्रेगरेंस आएगी, खुशबू आएगी, ठीक है जी, ऑर्डर आएगा उसका, तो वो खुशबू आपको मज़ीद अट्रैक्ट करेगी। खुशबू बड़ी प्यारी है। या शादी पे आप गए हैं, आपके सामने डिशें पड़ी हैं, तो पहले तो दूर से जब जाएंगे तो आपकी नज़रें 5-7 डिशें पड़ेंगी तो कलर आपको अट्रैक्ट करेगा भी कौन सी चीज़, उसके बाद उसकी खुशबू, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये दिल में जो है आपकी जो उठेगा कि इसको खा लेना चाहिए, तो आपको ज़हन में आएगा मज़ा कितना आएगा इसको खाने से, वो आपको मज़ीद मजबूर करेगा। ऐसे ही मक्खियों को है, फूल जो है वो बड़ा नज़र आना चाहिए, पत्तियाँ खूबसूरत नज़र आनी चाहिए, चौड़ी, ताकि दूर से मक्खी को नज़र आ जाए वो फूल है। फूल को रंगदार क्यों बनाते हैं? सब्ज़ भी तो बना ही सकते हैं, लेकिन अब देखिए फूल रंगदार होता है, कभी लाल रंग का, कभी सफ़ेद रंग का, कभी पीले रंग का, कभी गुलाबी रंग का। वजह क्या है? पत्ता हरा होता है। अगर फूल भी हरा हो जाए तो मक्खी को नज़र कैसे आएगा? मक्खी को दिखाने के लिए फूल का रंग दूसरा किया जाता है ताकि दूर से उसको नज़र आ जाए ये फूल है, और फिर उसको पता चले दूसरा फूल है, फिर उसे पता चले तीसरा, ताकि वो पहले पे रस चूसने के लिए जाए, वहाँ से वो पोलन उठाए, उसके पैरों के साथ चिमट जाते हैं। पोलन खुद नहीं उठाती, ने ठेका थोड़ी लिया पोलन ट्रांसफ़र करने का, लेकिन जब वो रस पीने के लिए मक्खी बैठती है तो उसके पैरों के साथ चिमट जाते हैं पोलन, और जब वो अगली जगह बैठती है तो पोलन वहाँ गिर जाते हैं। इस तरह पोलन एक फूल से दूसरे फूल पे गिर जाते हैं, ठीक है जी। तो अट्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो उसने बताया क्वालिटीज़ बताई हुई हैं। पहला है साइज़। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड मक्खी वाला जो है उसका साइज़ फूल का बड़ा होना चाहिए ताकि दूर से नज़र आ जाए, जबकि विंड पॉलिनेटेड जो है उसमें इतना ज़रूरी नहीं हो, साइज़ छोटा भी हो तो कोई मसला नहीं है। कलर, पत्तियाँ ज़्यादा रंग की होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरत रंग की होनी चाहिए, चमकदार रंग होगी, क्योंकि मक्खियों ने देखना है तो उनको अच्छा लगेगा तो रुकेंगी। जबकि जहाँ हवा से पोलिनेशन हो रही है उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है रंग का, तो वो डल रंग के बेरंग से फूल होंगे, कोई ख़ास रंग उनके अंदर नहीं होगा। तीसरा, नेक्टर। इन्हें नेक्टर बनाना, नेक्टर रस को कहते हैं। तो जब ग्रेप नेक्टर और एप्पल नेक्टर, ये वो नेस्ले के जूस पीते हैं, नेक्टर का मतलब फलों से निकला हुआ रस, ये वो कहते हैं। और विंड पॉलिनेटेड जो वो नेक्टर नहीं बनाते। इसके बाद फ्लोरल अरेंजमेंट जो है, फूल ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि मक्खी बैठ सके, नीचे की तरफ होगा तो मक्खी का बैठना ज़रा मुश्किल है और नजर आना भी मुश्किल है। और जो हवा वाले उनका मुंह नीचे की तरफ ताकि हवा धक्का लगाए तो वो उसे टच कर दिया। स्टेमन और स्टिग्मा कितना है, ये इनक्लोज होता है रिंग ऑफ पेटल्स में, यानी स्टेमन दरमियान में आगे पीछे पत्तियों का रिंग है, मक्खी उसके दरमियान में आके बैठेगी। उधर जो है वो लटक रहे होते हैं बाहर की तरफ ताकि हवा से कोई भी चीज़ है वो टच कर जाए इनके साथ। पोलन ग्रेन कैसे होंगे? थोड़ी तादाद में होंगे और हैवी होंगे और स्टिकी, चिमटने वाले होंगे ताकि मक्खी की टांगों के साथ चिमट जाएं। जबकि उधर जो होंगे वो लाइट होंगे और स्मूथ सरफेस होंगे, क्योंकि उन्हें चिमटना नहीं है, उन्हें हवा में उड़ना है, दूर तक उड़ेंगे, ठीक है जी। स्टिग्मा जो है पिन शेप्ड होगा, पिन हेड शेप, और ब्रांचेस उसकी नहीं होंगी, क्योंकि स्टिग्मा ने कोई रिसीव करने के लिए खास मेहनत नहीं करनी, मक्खी ने खुद ही आगे छोड़ देना। उधर जो है वो फेदरली होंगे, उस पर बाल बाल बनेंगे। आपने देखा हवा के जरिए जो बीज जाते हैं उनके बाल बाल होते हैं, आपने शायद देखा होगा, बाज़ बात वो निकलती हैं, बाल बाल से होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं वाइट वाइट से, धागे धागे से, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। वो जो है बेसिकली वो सीड्स ही होते हैं जी, सीड्स होते हैं, माही पूर्णी कहते हैं उसको, बिल्कुल ये कहते हैं। फेदरी ब्रांचेस, पता नहीं किस माइप का नाम रखा उन्होंने, फेदरी ब्रांचेस फॉर कैचिंग पोलन। इनकी ब्रांचेस जो फेदर होते हैं, अब फेदर कह दिया जो
स्टिग्मा था उसकी ब्रांचेज होंगी, बाहर को निकली होंगी, ताकि कोई भी हवा करीब से गुजरे साथ वो जाके चिमटा लें उसको साथ। तो ये फ़र्क है दोनों में, ये दिखाई दोनों से है। वो बीज होता है, उसके दरमियान बीज होता है, वो इसलिए उसके साथ बाल लगाएं ताकि हवा में वो फ्लोट करता जाए, उड़ता जाए, दूर दूर तक पहुंच जाए, कहीं जाके सेटल हो जाएगा, जिधर जाके उसको जो है मिलेगा वो मिल जाएगा जाके। जहाँ फेवरेबल बात दिखे ना उसने फैल जाना है। कुछ ऐसी जगहों पे गिरेंगे जहाँ उग नहीं सकते, वो ज़ाया हो जाएंगे, कुछ ऐसी जगहों पे गिरेंगे जहाँ उग सकते हैं। ये देखें इंसेक्ट पोलिनेटेड और फ्लावर पोलिनेटेड उसने दिखाया, दूसरा जो है वो विंड पोलिनेटेड दिखाया हुआ उसने। जर्मिनेशन सीड है इससे आगे, ठीक है। सीड जर्मिनेशन जो है, हाँ जी बच्चे क्या बात है बताएं। अक्सर पानी पीना पी सकता, कोई मसला नहीं बीच में। ये टॉपिक ना पढ़ाएं, क्यों? आसान है, अगला बल्कि आसान हो लगता है। ये वाला पढ़ा दें, ये कंडीशंस वाला, ये वाला चलो ये पढ़ाए थे ना, सुबह कंडीशन छोड़ देते हैं इसकी। 2-3-4 मिनट लगने, ज़्यादा नहीं लगने, 10-15 मिनट के अंदर हमने क्लोज कर देना सारा। थक गए होंगे आप भी, लेकिन देखिए आप सुन रहे हैं सिर्फ और मैं बोल रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे है, ठीक है जी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो कोई ना कोई आसानी इसके बाद होगी ना जी। क्या पता मैं जाऊँ पर मीठा पानी बना के रखा होगा, जाके पीते हैं। मेरी आदत है जब मैं थक जाता। सीड का मतलब ये है कि बीज ने उगना है, ठीक है जी, बीज ने उगना है, ठीक है जी। उसके लिए 2-3 चीज़ों से चाहिए, एक तो मुनासिब टेम्परेचर चाहिए और दूसरा उसको जो लोकेशन अच्छी चाहिए, यानी टेम्परेचर मुनासिब। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो वो खुश्क साली से मर जाएगा, और अगर जो है वो जगह अच्छी नहीं है, सख्त पत्थर पे कहीं जाके अटक गया है तो वहाँ पे वो उगेगा नहीं। दोनों चीज़ों का मुश्किल है, इसलिए बीज को जो है मुनासिब जगह और मुनासिब टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है, ठीक है जी। सीड जर्मिनेशन वगैरह जो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग, छोटे पौधे में, सीडलिंग कहते हैं छोटे पौधे को, उसमें तब्दील हो जाएगा। जर्मिनेशन के लिए सबसे पहला असूल है कि पानी होना चाहिए। आप पौधे में बीज लगाते हो, पानी थोड़ा सा देते हैं। कोई आपके स्कूल में आ जाए, वो जी अभी जुलाई में जाएंगे आपके स्कूलों कॉलेजों में, ये जी वो कौन सा वाला होता है, शजरकारी का सीज़न है जी, ठीक है, मौसम में शजरकारी आएगा, आ गया बल्कि। तो उसमें क्या करते हैं, बीज डालते हैं, हल्का सा पानी छिड़का देते हैं। वो क्यों छिड़काते हैं? अल्लाह ताला ने बीज के ऊपर एक कोट रखा है, कवर, छिलके के ऊपर जैसे कवर रखा हुआ है, छिलका कह दिया, चने के ऊपर छिलका रखा हुआ है, आम के ऊपर गुठली के ऊपर लकड़ी से चढ़ाई हुई है, और भी बीजों पे ऐसे रखा हुआ है। उसका मकसद क्या है कि जो असल जानदार है वो अंदर है। जैसे जानवरों का या इंसानों का अगली नस्ल बच्चा दुनिया में आता है, बछड़ा आता है, तो मालिक क्या करता है, फ़ौरन उस पर जो सर्दी में गिराएगा तो वो अच्छे मोटे कपड़े चढ़ा देता है, उसे गर्म कमरे में हल्का सा हीटर लगा के दे देता है, गुड़ वाला पानी पिलाते हैं उसको, गुड़ खिलाते हैं बल्कि, ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो, उसको एनर्जी मिले और सर्दी का मुकाबला करे, मरी ना जाए। ऐसे इंसानों में फ़ौरन वो गुलाब पे लिपटा देते हैं, तौलिया दे देते हैं, हीटर करीब रख देते हैं और बड़ा ख्याल करते हैं, नीम गर्म चीज़ें पिलाते हैं ताकि सर्दी का मुकाबला, गर्मी हो तो ठंडी जगह पर रख लेते हैं उसको, पंखा चला देते हैं ताकि उसे गर्मी ना लगे और गर्मी से मर जाए। ऐसी अल्लाह ने भी तो जानदार की बात कही ना, पौधे का भी तो जानदार ही है। तो वो छिलका जो है वो सख्त चीज़ है, जो गर्मी से बचाता है उसको, जो सर्दी से बचाता है उसको, हर चीज़ से बचाता है, और वो अंदर वाले जानदार का ख्याल रखता है। लेकिन जैसे ही उसे उगना हो तब उस छिलके को फटना होगा, ठीक है जी। तो इसलिए वो छिलके को हल्का सा पानी लगता है, छिलका नरम होता है, फट जाता है और पौधा उसमें से बाहर आ जाता है। तो ये तरीका उसके आने का। अब 2 तरह के पौधे होंगे, 2 तरह की जर्मिनेशन है, एक एपीजियल जर्मिनेशन है और एक हाइपोजियल जर्मिनेशन। कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स एंड फॉर्म्स ए हुक। हाइपोकोटाइल जो है ये हुक बनाती है, ठीक है जी, ये हाइपोकोटाइल है, यही जो जड़ जमीन से, जड़ के बाद तने का जो पहला हिस्सा निकला है, ये हुक बनाती है, पुलिंग द कॉटिलेडन्स अबव द ग्राउंड, और ज़मीन से बाहर निकाल देती। कॉटिलेडन ज़मीन से बाहर आ जाते। कॉटिलेडन क्या होते हैं? ग़िज़ा के हिस्से। आप देखें चने के अंदर 2 पीस होते हैं, चने के दाने के अंदर, ये असल में ग़िज़ा है, और यही क्या है, कॉटिलेडन है, ग़िज़ा के टुकड़े जो इब्तदाई तौर पे जब वो ज़मीन के अंदर तो उसे ग़िज़ा के तौर पर ये करते हैं। तो अगर वो बाहर आ जाए, हुक बनाए, कॉटिलेडन ज़मीन से बाहर आए, तो ये एपीजियल जर्मिनेशन है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है बीन्स हैं, कॉटन है, कपास, पपाया, पपीते का, ये मिसालें हैं इसकी।
हाइपोजियल जर्मिनेशन ये कि एपिकोटाइल एलोंगेट करता है और हुक बनाता है, लेकिन कॉटिलेडन्स जमीन के नीचे रहते हैं। कॉटिलेडन्स ने फैसला करना है। ये देखें जरा आप इसको, ये पौधा आपको एक नजर आ रहा है, ये वाला, इसमें ये हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो प्लूम्यूल जैसे शाख बनती है ना, उसका जो पहला हिस्सा बाहर निकलता है, यानी तना बनाने के लिए जो पहला हिस्सा पौधे का बीज का बाहर निकलता है, उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। इस हाइपोकोटाइल के साथ कॉटिलेडन्स भी अटैच होते हैं। लेकिन अगर ये हो कि ग्रोथ कॉटिलेडन्स के नीचे से हो तो कॉटिलेडन्स को ऊपर आना पड़ेगा, यानी ये कॉटिलेडन्स है और नीचे तने का छोटा सा हिस्सा है। अगर वो नीचे से तना लंबा हो रहा है, ऊपर से लंबा नहीं हो रहा, तो कॉटिलेडन्स फिर तने के साथ साथ बाहर जाएंगे ना। तो अगर कॉटिलेडन्स यानी बीज के वो दो हिस्से जिनमें ग़िज़ा स्टोर किया वो ऊपर चले जाएं, ज़मीन से बाहर निकल आए, तो इसे हम कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन। लेकिन अगर ग्रोथ कॉटिलेडन्स के ऊपर से शुरू हो तो कॉटिलेडन्स से तो लंबा होना ही नहीं, क्योंकि जड़ नीचे से पौधा ही नहीं हो रहा, पौधा ऊपर से लंबा हो रहा है, तो पौधा बाहर निकलेगा, कॉटिलेडन्स ज़मीन के अंदर ही रह जाएंगे। इसे कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। जैसे अगले में देखें, आपने देखना है ये हाइपोकोटाइल है और ये कॉटिलेडन्स हैं, ये वाले पहले ये था, ये ज़मीन के नीचे था, पहले थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर आया और फिर बिल्कुल ज़मीन से बाहर चला गया, ये आगे बाहर। ये कॉटिलेडन्स ने फैसला करना है, हाइपोकोटाइल का कोई काम नहीं, कॉटिलेडन्स ने। इधर देखें, ये हाइपोकोटाइल है, ये जहाँ से तना बरामद होना है, ये बाहर जा रहा है, लेकिन जो कॉटिलेडन है वो भी क्या है, ज़मीन के नीचे है, ठीक है नहीं। तो इस तरह की टर्मिनेशन को हाइपोजियल कहेंगे, यानी अगर कॉटिलेडन ज़मीन के नीचे रह जाए। कॉटिलेडन क्या होता है, बीज के अंदर जो दो टुकड़े, एक टुकड़ा बाज में होता है, बाज में दो टुकड़े होते हैं। जैसे मकई का दाना देखा होगा आपने, येलो से लगा होता है, दरमियान में एक वाइट सा पार्ट होता है, उसके दरमियान में छोटा सा, पूरा येलो होता है, दरमियान में वाइट सा पार्ट, वो वाइट सा पार्ट है कॉटिलेडन, ठीक है नहीं। तो वो अगर ज़मीन के नीचे रह जाए तो हाइपोजियल जर्मिनेशन है, और वो अगर ज़मीन से बाहर आ जाए तो एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक हो गया जी। डेफिनेशनिंग, ये दो डेफिनेशनें बड़ी मशहूर है इसके अंदर और ये पेपर में ज़्यादा आती है। ये देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन एपीजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स एंड फॉर्म ए हुक, वो लंबी होती है, हुक बनाती है। द कॉटिलेडन्स पुलिंग द कॉटिलेडन्स अबव द ग्राउंड, और कॉटिलेडन को ज़मीन से बाहर निकाल देते हैं। Beans, cotton, papaya are the examples of seed that germinate in this way. In hypogeal germination, the epicotyle elongates and form the hook. In this type of germination, the cotyledons stay underground, वो ज़मीन के नीचे रहता है। मिसालें उसने दी हुई हैं, उर्दू में भी देख लेते हैं। हाँ जी, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल लंबाई में बढ़ता है, हुक बनाता है और कॉटिलेडन ज़मीन की सतह से ऊपर खींच लेता है, कॉटिलेडन्स बाहर ले आता है, ठीक है जी। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल लंबाई में बढ़ता है, हुक बनाता है, और जर्मिनेशन में कॉटिलेडन्स ज़मीन की सतह से नीचे रह जाते हैं। कॉटिलेडन्स ने फैसला करना है, अगर कॉटिलेडन्स बाहर आ गए तो एपीजियल जर्मिनेशन, और अगर कॉटिलेडन्स बाहर ना रहे, ज़मीन के अंदर ही आ गए, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन। समझ आ गई बात की आपको? कॉटिलेडन्स ने फैसला करना है। इसके बाद हम देखते हैं, ये कंडीशन देख लीजिएगा, आसानी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट क्या दिया, एनिमल्स में देखना है। तो पहली चीज़ तो बताइए, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस कहते हैं बनाने को, गैमीटो का मतलब है गैमीट्स बनाना। अब गैमीट्स जो हैं ये क्या होते हैं, आम सेल अपने पड़ा डिप्लॉइड होते हैं, माइटोसिस से बनते हैं, लेकिन गैमीट जो है ये हैप्लॉइड सेल होते हैं, और ये इसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। मेल गैमीट्स को स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को एग या ओवा कहते हैं, और जिस जगह पे मेल गैमीट्स बनते हैं उसको टेस्टिस कहते हैं, जिस जगह पे ओवा बनते हैं उसको ओवरीज कहते हैं, ठीक है जी। तो हमने गैमेटोजेनेसिस देखनी है, गैमीट्स बनने का अमल गैमेटोजेनेसिस है। इसमें डिप्लॉइड सेल जो है, मदर सेल जो, उनमें मियोसिस होती है और हैप्लॉइड सेल बनते हैं। ये हैप्लॉइड मेल और फीमेल सेल जो है इनको गैमीट्स कहते हैं। और एक टर्म और है गोनेड्स की, वो ऑर्गन जिनमें गैमीट्स बनेंगे उसे गोनेड्स कहेंगे, वो ऑर्गन जिसमें गैमीट्स बनेंगे। जैसे मेल में टेस्टिस है उसमें गैमीट्स बनते हैं, वो गोनेड है, और फीमेल में ओवरीज है उसमें ओवा बनते हैं, वो गोनेड्स है। गोनेड्स कहते हैं वो ऑर्गन जिनमें गैमीट्स वजूद में आए, जहाँ गैमीट्स बन जाएं, वो ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है जी। अब जो है, जो स्पर्म बनने का अमल है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं,
और जो एग बनने का अमल है उसे oogenesis कहते हैं, क्योंकि ओवा या ऊ जो है वो एग को भी कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल है, ये रीडिंग के बजाय ना मैं आपको उसके डायग्राम से बताता हूँ, वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देख सकेंगे। हाँ जी, डायग्राम इसकी देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो पहला सेल जो बनेगा उसको कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। ये आपको नाम ही याद करें तो याद ही करने पड़ने वाली बात है। स्पर्मेटोगोनियम पहला सेल है और ये डिप्लाइड है 2n, जो उसने स्टार्ट में डेफिनेशन में कहा था कि डिप्लाइड सेल को चेंज करते हैं और हैप्लाइड सेल यानी स्पर्म बनाते हैं। इस तरह से डिप्लाइड सेल से उधर से ऊपर से शुरू करेंगे और हैप्लाइड सेल यानी एग बनाएंगे। तो पहला सेल स्पर्मेटोगोनियम है, ये डिप्लाइड सेल है, 2n सेल है। इससे पहला सेल बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी डिप्लाइड है। अब आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ कंटेंट्स का फ़र्क होता है, सिर्फ कुछ एंजाइम और हार्मोन चेंज किए जाते हैं ताकि उसके अंदर आगे जाके अपने क्या करनी है, चेंज पैदा करनी है। यानी एक नॉर्मल सेल है, उस सेल में कुछ चेंजेस करेंगे, केमिकल उसके अंदर को तब्दील करेंगे, एंजाइम चेंज करेंगे, हार्मोन चेंज करेंगे, प्रोटीन्स को चेंज कर दी जाएंगी ताकि वो आगे जाके तब्दील होने जा रहा है। तो तब्दीली से पहले चीज़ें तो लाएंगे ना। हमारा घर है, हमने उसका डिज़ाइन चेंज करना है तो उस पर हमने और तरह की चीज़ें लगानी है, टाइलें और लगानी है, तो पहले हम नई तरह की टाइलें लाएंगे तो फिर ये काम शुरू होगा ना। तो इस तरह वो क्या कहते हैं, सेल वही है, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, तो उसी स्पर्मेटोगोनियम को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं, क्योंकि अब इसने तब्दील होना है, इसने कुछ चीज़ें अपनी बदल ली हैं, लेकिन है डिप्लाइड ही है, क्रोमोसोम नहीं बदला लेकिन कुछ चीज़ें बदल। उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की पहली मियोसिस होगी, इसे कहेंगे मियोसिस 1। आपने कहा था मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है, नहीं तो पढ़ी है। मियोसिस 1 जिसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे होते हैं, और मियोसिस 2 जिसमें क्रोमोसोम के नंबर मजीद आधे नहीं होते, बल्कि वो आधे जो हैं जितने हैं उतने ही रहते हैं फिर आगे। तो पहली बार 2 साल बनते हैं, अगली बार 4 साल बनते हैं। तो पहली मियोसिस जब होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आसान है, मुश्किल नहीं। स्पर्मेटोगोनियम, उससे कुछ तब्दीलियां हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ से मियोसिस 1 हुई जो 2 सेल बना सकती है, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि पहले वाले को प्राइमरी कहा था, ऊपर वाले को ये सेकेंडरी आ गया। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इनसे फिर एक बार मियोसिस 2 होगी और 4 सेल वजूद में आएंगे, इन्हें कहेंगे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स अब ये वो सेल हैं जो स्पर्म बनाने के काबिल हैं, ठीक है जी। तो इन चारों सेल्स के अंदर भी कुछ चेंजेस वजूद में आएंगी। क्या होगा, इनका एक न्यूक्लियस आगे आ जाएगा, एक नेक वजूद में आ जाएगी, एक लंबी सी टेल वजूद में आ जाएगी, ठीक है जी। तो यही सेल जो स्पर्म के सेल थे, स्पर्मेटिड जो थे, ये स्पर्म तब कहलाएंगे जब चेंज आ जाएगी इनके अंदर, ठीक हो गया जी। चेंज इसलिए है कि इन्होंने स्विम करना है, इन्होंने मूव करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ताकि ये एग तक पहुंच सकें, इसलिए इनके जिस्म में चेंजेस पैदा कर दी जाती हैं। गोल सेल जो मूव नहीं कर सकता, इस वजह से। तो स्पर्मेटोगोनियम पहला है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कुछ चेंजेस के बाद बना है, डिप्लाइड ही है। फिर पहली मियोसिस होगी, इसमें क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, इसे कहेंगे प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्रोमोसोम एन रह गए, आधे हो गए। इसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे मजीद इसके अंदर, उसके नतीजे में हेड बन जाएगा, एक्रोसोम बन जाएगा, नेक बन जाएगी, न्यूक्लियस आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बन जाएगा, चेंज आ जाएगी, मोटाइल्स बन जाएगा सेल। पहले नॉन मोटाइल था, हरकत नहीं कर रहा था, अब ये हरकत करने वाला बन गया, इसे स्पर्म कहेंगे। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। दूसरी तरफ oogenesis को अगर हम देखें तो oogoनियम पहला सेल है और ये डिप्लाइड है, जैसे वो तो डिप्लाइड था, इसमें पहले कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि नए तरह के सेल बनाने हैं, तो उसका नाम प्राइमरी oocyte रख देंगे। उधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रखा था, इधर प्राइमरी oocyte रखेंगे, बिल्कुल वही तरतीब है। उसके बाद पहली जब मियोसिस हो जाएगी तो 2 सेल वजूद में आएंगे, ये 1n यानी हैप्लाइड सेल होंगे, आधे क्रोमोसोम वाले, इन्हें कहेंगे सेकेंडरी oocyte। उधर कहा था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल वही नाम इधर यूज़ हुआ। अब इसके बाद 4 सेल मजीद दो हिस्सों में टूटेंगे, 4 बनेंगे, लेकिन फ़र्क ये है उधर चारों सेल एक ही जैसे बने थे जिनको हमने स्पर्मेटिड कहा था। यहाँ 4 सेलों में एक सेल बड़ा बनेगा और 3 सेल छोटे बन जाएंगे, ये छोटे सेल अलहदा हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जो बड़ा सेल होगा उसे कहेंगे एग या ओवा, मेरे ख्याल लिखा होगा यहाँ पे, एग सेल या ओवम। और जो छोटे सेल हैं इन्हें कहा जाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। जो 3 छोटे सेल वजूद में आ गए हैं इन्हें कहा जाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडीज, ठीक है जी। उसकी वजह क्या होती है, देखिए आमतौर पे जानदार जो हैं वो आमतौर पे एट ए टाइम, बहुत सारे जानदार एट ए टाइम जो है एक जो अब आप कह लें ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, या कुछ हैं जो 2 या 3 पैदा करते हैं, मोस्टली एक वाले हैं। तो इस वजह से स्पर्म का ज़्यादा होने का कोई मसला नहीं। अगर एग एक से ज़्यादा हुआ तो स्पर्म तो बेशुमार आते हैं, लाखों की तादाद में। एग जो है वो जितने आगे मौजूद होंगे उसके साथ वो मिलाप होगा और वहाँ पे अगली नस्ल पैदा होगी। तो जाहिर बात है अगली नस्ल जो है बाई साइज़ जो है वो जानदारों में इतनी की होती है कि 1 या 2 जानदारों पैदा कर सकते हो, उससे ज़्यादा उनमें गुंजाइश नहीं होती। कुछ में थोड़ी ज़्यादा होती है, 4-5 की,
तो उस लिहाज से एक ही सेल को मिच्योर किया जाता है ताकि एक ही जानदार वजूद में, स्पर्म जितने मर्जी आ जाए मिलाप तो किसी एक सेल के साथ होना उसका, आगे एक ही सेल वजूद में आएगा, तो इसलिए बकिया 3 को ख़त्म कर दिया जाता है। ये जो 3 होते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडीज़, इनको मिला के, अच्छा एक ऊपर फर्स्ट पोलर बॉडी भी मैं भूल गया, सेकेंडरी उस साइड में 2 हिस्से बनेंगे, एक सेकेंडरी उस साइड, एक फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी फर्स्ट का मतलब ये छोटा सेल बनेगा, एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा। जो छोटा पोलर बॉडी है उससे तो आगे फिर पोलर बॉडी बनने, छोटे ही बनने हैं, ठीक है जी। और जो इधर सेकेंडरी उस साइड था उससे भी एक पोलर बॉडी बनना है, तो कुल 3 पोलर बॉडी बनने हैं, एक ओवम बनना है। ये पोलर बॉडी बाद में इकट्ठे हो जाते हैं और ये ग़िज़ा के तौर पे काम करते हैं एग सेल के लिए, ठीक है जी। असल में सेल एक ही बचाना होता है बाद, ताकि एक जानदार वजूद में है, वजूद तो फीमेल बॉडी में आना होता है ना जानदार ने, इसलिए उधर एक ही बचाया जाता है, दूसरी तरफ सारे के सारे बचाए जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जाना ही है, उन्होंने कोई काम नहीं करना। तो ये बेसिक रीडिंग कर लेंगे इसकी उधर से। अब देखें और कुछ चीज़ है इसमें, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल गैमीट्स का मिलना है, ठीक है जी। तो अच्छा उर्दू में तो शक्ल वैसी है, मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं उर्दू में आप लोगों को, उस पर मेडोसाइट वाली शक्ल जो थी वो तो शक्ल एक ही जैसी है, पढ़ने की जरूरत नहीं उर्दू में इसको। फर्टिलाइजेशन को रीडिंग चलो हम कर लेंगे, करनी हुई तो। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है मेल फीमेल के मिलने का, मेल फीमेल गैमीट्स के मिलने का। तो अगर मेल फीमेल गैमीट्स जो है वो जिस्म से बाहर मिले तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर मेल फीमेल गैमीट्स जिस्म के अंदर मिले उसे कहेंगे इंटरनल। और ये अपने अपने माहौल के मुताबिक है, वो जानदार जो रहते ही पानी में हैं उनको जो है वो अपने गैमीट्स पानी में रिलीज़ करने पड़ते हैं। अब पानी में जो है जारी बात है वो खुली जगह है, तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा गैमीट्स फिर रिलीज़ करने पड़ेंगे, ताकि बहुत सारे तो उनके ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है जी। और कुछ जो वो मिलेंगे उसके मिलने से जो वो अगला नस्ल पैदा हो सकती है। तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन जो है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब होगी वहाँ पे गैमीट्स बहुत ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। अच्छा ये नहीं होता कि वो ऐसे ही निकाल देते हैं, उनके सेंसर्स होते हैं। कभी आप देखें ना नेशनल ज्योग्राफिक पे वीडियोस, वो कहते हैं जी फ़िश जो ब्रीडिंग के लिए जा रही हैं उनकी प्लेसेस होती हैं, उन्होंने इलाके मुंतखब किए होते हैं मेल फीमेल फिशेज़ ने या दूसरे जानदारों जो पानी के अंदर होते हैं, उन्होंने ख़ास वो किए होते हैं, प्लस उन्होंने इंडिकेशन की होती है, कलर उनका चेंज हो जाता है, बाज़ औक़ात उनकी टेल का कलर चेंज हो जाता है, बाज़ औक़ात वो जो खुश्की पर रहते हैं वो आवाज़ें ऐसी निकालते हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, बाज़ की खुशबू या स्मेल या कुछ ऑर्डर इस तरह की निकलेगी। जैसे हिरन में मैंने सुना खुशबू निकलती है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो खुशबू जो है वो मेल तक पहुंचती है और वो खुशबू को सूंघ के आते हैं कि ये ब्रीडिंग का टाइम आ गया और हमें अगली नस्ल पैदा करने की ज़रूरत है। ऐसे मछलियाँ जो वो कुछ केमिकल्स निकालती हैं, वो केमिकल फेरोमोन्स कहलाते हैं, वो फैल जाते हैं ऐसे पानी के अंदर, और जहाँ जहाँ वो पानी जाएगा उसके अंदर केमिकल तो मौजूद है, उस केमिकल की स्मेल होगी, उसे सूंघेगा मेल फिश, तो वो दोनों एक ही मकाम के इर्द गिर्द इकट्ठे होंगे और वहाँ वो पानी में एग और स्पर्म रिलीज़ करेंगे। वरना कैसे पता चलेगा किधर रह जाए स्पर्म किधर रह जाए, कभी नस्ल पैदा ना हो। लेकिन मछलियाँ कभी समुद्रों में से ख़त्म नहीं होती, उसकी वजह ये है उनके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ब्रीडिंग सीजन के कुछ इंडिकेटर हर जानदार के अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ निशानियाँ रखी हैं कि अब इसकी कौन सी कैफियत है। हाँ जी आ रही जी एक मिनट। अच्छा जी अगर तो टॉपिक आता है तो कर लें, पढ़ना है ठीक है जी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये एक्सटर्नल होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये कि जहाँ पे जानदार ऐसी माहौल में है जो हालात बड़े ख़तरनाक हैं, पानी ऐसा जगह है जहाँ टम्परेचर जल्दी नहीं बदलता ना और पीएच बदलती है, क्योंकि बहुत बड़ा समंदर है, टम्परेचर बदलते बदलते उसको तो बहुत टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी बदलता ही नहीं। इवन सर्दियाँ गर्मियाँ में ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन जो है वो खुश्की पे टेम्परेचर चेंज होता है, फ़ौरन तब्दीली वाक़या हो जाती है। इसलिए इसमें जानदार को बचाने के लिए कुछ निज़ाम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है कि जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पे जाके मिलाप होकर जानदार जिस्म के अंदर बनाया जाता है, ताकि बाहर की जो सख्तियाँ हैं टेम्परेचर की, नमी में चेंजेस की, वो नए आने वाले जानदार पे असर ना कर सकें। वो जो है वो बाहर वाले जानदार पे असर करेंगी, लेकिन चूँकि जिस्म अपना अंदर वाला हिस्सा मेंटेन करता है, अभी हमने चैप्टर पढ़ा है होमोस्टेसिस का, तो जिस्म अंदरूनी हालत को चूँकि मेंटेन कर लेता है, इसलिए वो जानदार जो नया बन रहा है वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड होता है, उसे किसी बैरूनी जो है वो इशू से, किसी बैरूनी तब्दीली के साथ मसला पैदा नहीं होता। इसलिए उन्हें इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्पर्म भी थोड़े होने चाहिए, एग भी एक आधा ही होता, ज़्यादा नहीं होता, एक्सटर्नल में ज़्यादा होता है, ये डिफरेंस है इनका, ठीक है जी। प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसे आपने देखा ये एक चूज़ा बन रहा है, उसके अंदर अंडे के अंदर बन रहा है, तो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बाज़ औक़ात ये होता है कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है,
लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जानदार को बाहर किसी शेल में निकाल दिया जाता है, जैसे अंडे वगैरह होते हैं, तो ये भी एक किस्म हो सकती है, लेकिन इसको भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहेंगे। चलिए जी एड्स को देख लेते हैं। एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये नहीं जिनसी अमल के ज़रिए मुंतकिल होती है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए मुंतकिल होती है। STD इसको कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसको कहते हैं। और एक और इसका नाम है एड्स, एक इसका नाम है HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसलिए कहा है कि जिनसी अमल से मुंतकिल होती है। HIV इसलिए कहते हैं कि ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से बनती है, ऐसा वायरस जो इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर कर दे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोरी। और तीसरा जो है वो इसको एड्स भी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मुझसे पूछो कौन है? अच्छा बासमों को लेने आए। अच्छा जी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इससे क्या मुराद है कि एक्वायर्ड का मतलब है जो बाहर से आए, जिस पैदाइशी नहीं है। इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब कमी हो जाएगी, सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का मजमूआ है। ये ऐसी बीमारी है जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो हर तरह की बीमारी हमें लगेगी और सारी बीमारियां मिलकर हमें मार देंगी। अच्छा जी, चलें जी, इतना ही है, बाकी तो रीडिंग।